आपको राहु का कोई डिस्टर्बेंस दे रहा है, राहु डिस्टर्ब कर रहा है, तो गंगा में जितना आप स्नान करोगे तो राहु की एनर्जी उतना डिल्यूट होगी, उतना मिनिमाइज होगी। आप कौन से ऐसे पैरामीटर्स को देखते हैं, कैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि अब इस इंसान को बिजनेस करना चाहिए और ये पैरामीटर्स हैं जो इसको फॉलो करने चाहिए? द 7th हाउस इज द लीडर फॉर द बिजनेस एंड 6th हाउस इज द लीडर फॉर द जॉब। 7th हाउस इज डैमेज। There is so many possibility you can start the business, it may or may not be survive. In my view, astrology is not simply a prediction science. Astrology is the probability science. आप कितने भी गुण मिला लो, अगर आपने माइंडसेट चेक नहीं किया तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करे। बहुत हॉरोस्कोप में राजयोग होता है, लेकिन उसको राजयोग के फल कभी नहीं मिले। राजयोग आगे चला गया तो, लेकिन उसको समझ नहीं थी कि राजयोग को मैं यूटिलाइज कैसे करूँ। राहु को कंट्रोल कैसे होगा? ज्ञान से। माँ सरस्वती, अब माँ सरस्वती राहु की एनर्जी को बैलेंस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। कुंभ में आज की 40-50-60 करोड़ लोग नहा के आए हैं, ये नहाने गए थे। क्यों? कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र पे स्नान करने से, उस दिन पे जो खास है स्नान करने से आपके कई ग्रह कंट्रोल होते हैं। लाइफ में तरक्की किसे नहीं चाहिए? इंसान ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसे वहाँ पर तरक्की, सक्सेस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए शायद लाखों कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग अक्सर ये ख्याल अपने मन में रखते हैं कि जॉब छोड़कर बिजनेस कर लेना चाहिए, लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल होगा या वहाँ पे उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, ये अपने आप में एक नई कहानी होती है। कुछ लोग होते हैं जो जॉब में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ ग्रह नक्षत्रों का खेल है, या इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों के अलावा कोई और भी एक फोर्स है जो आपको लीड करती है? इन सारी चर्चाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव। सत्येंद्र जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ना सिर्फ एक बिजनेस एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि एक कॉरपोरेट वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा लाइफ कोच हैं। लगभग 25 साल से ज़्यादा ऑडिट का एक्सपीरियंस उनको है। ऑडिट का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस उनको है, और इन दोनों ही फील्ड्स को, यानी कि एक तरफ ऑडिट जो कम्प्लीटली लॉजिकल है, दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी जो कई मतों में लॉजिकल है, इन दोनों को मिक्स करके सत्येंद्र जी बिजनेस एस्ट्रोलॉजी करते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिजनेस एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या? इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, बेसिकली बिजनेस एस्ट्रोलॉजी, ये वाई आई डेवलप दिस कंसेप्ट, पर्पज इज कि आई हैव मोर देन 22-24 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट फील्ड, विच इंक्लूड द कॉर्पोरेट ऑडिट, big corporate audit, where the turnover starts from 100 crore to 5,000 crore. I handle the big corporate client in my audit career. Before starting the audit, I started my journey in astrology. Due to office challenges of a time gap, I could not give much time to the astrology. However, I given in Saturday and Sunday. Business astrology is a concept which talk about to understand the business system, process and their challenges. And then as a business astrologer, first of all I just understand their system, process, business challenges. As a astrology, how I can help them. Generally I meet or discuss with the MD, CMD, chairman, director of the company. I analyze their horoscope strength and the weakness. If horoscope strength is higher side, then I suggest them you can change some system in the process, discount your challenges by focusing, by identify the liabilities area. If the liability is higher side, then my focus will be how you can mitigate, how you can downsize your liability so that you will be comfortable from the liability portion. Then focus on your turnover
and the profit. But after understanding the business system process, their balance sheet, their P&L, their cash flow, then I guide them how you can grow in the future. Simply guidance based on astrology will not solve the purpose, because some dasa, antasa, pratyantasa, sukshma dasa, based on the Rahu, Ketu, Shani, Mangal, etc., etc. Their period are selective. Some are from the first 1 year, some 2 year or 3 year, whatever the time according to the dasa and dasa. But if the business is more than 10 year, 15 year, 20 year or 30 year, then system and the process will be the foundation for any success. If a system and the process of the business are not sound, not strong, then even the remedy suggested to the MD, CMD of top management will not solve the purpose, because system and the process only help if they are sound and properly handled by the management. See example, in India itself there are so many companies. They are doing well in the past, but later on, after 2 decades or 3 decades, they are not in a progressive trend. Why it is so? Because they are not fulfill the market demand. If the company is not fulfill the market demand, then there may be the challenge. Even your star position is strong, even your Graha Nakshatra is strong, even they are positive, but your company is not following the market trend, so no astrologer, no Vastu Shastri can predict the success rate of the company. See example, there are so many companies which were doing well in the past. Say example, this is HMT. Say example, some other company, you can say Ruchi Soya. You can say any other company also. We are in the downside. Even most so many astrologer, Vastu Shastri visited, but they not contribute much, because the management mindset need to be changed for the business growth. First of all, is my belief. Acquisition and merger with the known company or some big size company, if the management agree for some acquisition or merging with some corporate big size company, their destiny graph will be changed. There is no role we can say this is only the Rahu, Ketu, Shani, Mangal or some Graha Nakshatra. The thought pattern of the management also required. Hence, this is the reason generally I do and touch upon different parameters. Number 1, the management mindset. Number 2, system and the process of the company. Number 3, the growth trend. Number 4, what is the asset and liability ratio. Then I suggest astrological remedies, because the astrological remedies will be work when the other parameters are aligned for the success parameters or success growth. बट सत्येंद्र जी, सपोज कि एक चार्ट हम देख रहे हैं जिस चार्ट में बिजनेस दिखता ही नहीं है एज़ पर द एस्ट्रोलॉजी. ये हो सकता है कि वो चार्ट जो है वो जॉब के लिए ज़्यादा बेटर है और उसमें बिजनेस उतना दिखता ही नहीं है. इन दैट पर्टिकुलर केस हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या आप कौन से ऐसे पैरामीटर्स को देखते हैं, कैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि अब इस इंसान को बिजनेस करना चाहिए और ये पैरामीटर्स हैं जो इसको फॉलो करने चाहिए? Basically, as we discuss about if you go in the astrological concept, the 7th house is the leader for the business, and 6th house is the leader for the job. Other than 7th house, we have to consider the Lagna position,
and the Navant position, 9th house position also check. This, in my view, Lagna, first house, second house, 7th house, 9th house, and 10th house, and 11th house. These are the house need to be considered if you are going for the business. But in addition to this, need to be considered what are the Mahasa, Antasa also required. If you go in a micro level analysis, if the person are married, then his wife, husband, horoscope also need to be checked. For business. Yes. Okay. Because business only possible if the energy of the stars are supported. Okay. Right? If your major leader is house, 7th house is damaged, there is so many possibility you can start the business, it may or may not be survive. But on the other side, your 7th house is not strong, but your other parameters are strong, then business can be protected by the outside forces also. Say example, your board member are strong, your consultant are very powerful, your employee are very supportive, then the business can be run. But it is a subject matter of the research. In my view, bluntly predict about the business is not a favorite answer, I say. This is before giving suggestion for the business, other parameter need to be understood, need to be diagnosed. Then only after pilot run, some testing of the 30 days, 90 days, 120 days or year time, the astrologer should monitor the progress of the business, then fix it for the long-term purpose. Otherwise, bluntly say your horoscope for the business will not solve the purpose. Same way, in case of the person doing job or interested in job, the 6th house need to be considered first. Then other than 6th house, your Lagna position, your 2nd house, your 10th house is also strong, and 11th house. In my view, 6th and 10th house, it should be very much strong for the job point of view. And third case, suppose from last 5-6 years, online business is also there. The people are doing job as well as the online business, whatever. In such cases, the closely combination of the stars in a different parameter need to be understood or need to be diagnosed before giving any prediction. Because astrology is not, in my view, astrology is not simply prediction science. Astrology is the probability science, right? In my view, astrologer is a life coach or business coach, you can say, which can give guidance. He can fix some parameter which need to be followed by the client. If client follows the parameter, definitely the client will be successful. But other than astrology, other than system in the process, I also consider the thought pattern, the person mindset. If horoscope is everything is okay, perfect, but mindset is not positive. What is the reason? It may be some health challenges, in the finance challenges, or some other hidden or non-hidden challenges. If your mindset or your neuro pathway is disturbed, then first of all, neurological alignment and mindset need to be focused first before giving any suggestion or consultancy in terms of the business or in terms of the job also. In my view, in more than 25-26 years of experience, I've seen so many horoscopes. But now
from last 5-6 years, I majorly focus on the mindset first. What are the mindset? Then I move on other direction. In case of business, as I told, management mindset, business system and the process, then horoscope. So, Satyendra, suppose if a chart of a person doesn't show the good marriage, right? Because 7th house जो हम कंसीडर करते हैं वो मैरिज के लिए भी कंसीडर करते हैं, और आपने बोला कि 7th हाउस जो है वो बिजनेस के लिए भी कंसीडर किया जाता है. Yes. बट सपोज कि 7th हाउस में प्लेसमेंट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैरिज तो अच्छी नहीं है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स जो हैं वो साथ में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए किस तरह से रहने वाला है? बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा या बिजनेस में भी मैरिज की तरह प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? Very good question. 7th house is responsible for the partner. Partner may be the life partner. Partner may be the business partner. In such case, before, if you take the case of the marriage, in case of marriage, most of the astrologer or pandit, they do the gul milan. 36 गुण में कितने लोग गुण मिल रहे हैं, they generally do. जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा कि आपका गुण मिलान के अलावा कितने गुण मिले, उसके अलावा बुकुट दोष, नाड़ी दोष, ये इसके अलावा आप अलाइनमेंट माइंड सेट भी जो देखिए, एक हस्बैंड मान लो इंट्रोवर्ट है, वाइफ एक्सट्रोवर्ट है, तो बेसिकली वहाँ पे हमेशा तनातनी चलेगी, राइट? तो ये आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, जो माइंड सेट है, वो भी एस्ट्रोलॉगर को कंसीडर करना चाहिए. क्यों? रीज़न, क्योंकि आप कितने भी गुण मिला लो, अगर आपने माइंड सेट चेक नहीं किया तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा. तो मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले आप ये देख लें कि शादी का पार्ट एक अलग हो गया, माइंड सेट वाइफ का, उनकी फैमिली का, उनके पैटर्न क्या रहा, व्हाट इज़ द पास्ट पैटर्न ऑफ दैट फैमिली. अगर पास्ट पैटर्न फैमिली की जो है कि इनकी जो लड़कियां हैं, इनकी बहू हैं, इनकी फैमिली कल्चर है वो बहुत सपोर्टिव है, निभाने में बहुत अच्छा है, तो आप माइंड सेट के बेसिस पे, पैटर्न के बेसिस पे शादी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं बिजनेस के लिए. तो बिजनेस में कई बार क्या होता है कि हम लोग पार्टनर तो बन जाते हैं, बिजनेस पार्टनर बन जाता है, लेकिन उस पार्टनर की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी ज़रूरी है. अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और तो प्रैक्टिकल बेस पे. सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, वो आपस में ये डिसाइड कर लें, ए बिजनेस के बाहर बिजनेस को मार्केटिंग करने में हेल्प करेगा, बिजनेस की नए नए ऑर्डर लेके आएगा, नए नए क्लाइंट लेके आएगा, और बी उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा. तो आप काफ़ी हद तक पार्टनरशिप चल सकती है. दोनों ए और बी दोनों मार्केट जा रहे हैं और दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कई बार क्लेश भी हो सकता है. ऑडिट एक्सपीरियंस मैंने देखा है कई बार कि कम लोग ज्वाइन करते हैं, पार्टनरशिप बनते भी हैं, साल 2 साल 3 साल रहते हैं, उसका अलग हो जाते हैं. और हर चीज़ का आंसर एस्ट्रोलॉजी में अगर ढूंढने जाएंगे तो आप परेशान होंगे. तो मैंने जो देखा अपने अनुभव में, तो सबसे पहले तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी पार्टनर से, और क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर पा रहा नहीं कर पा रहा. बार बार एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या दशाएं अंतरदशाएं चेंज होती रहती हैं. लेकिन जो आपका माइंड सेट है वो इजीली चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर बचपन से आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहे हैं तो आपकी मेंटल जो फैकल्टीज़ हैं, आपका न्यूरो पाथवे उस बेसिस पर डिजाइन हो चुका होता है. और आप भले ही 2-3 साल में आपको डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आए, लेकिन आपका जो संस्कार है, आपकी जो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको ओवरकम कर देंगे डिफरेंट चैलेंज के साथ. इसलिए हम सीधा एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज़ कोई भी वार होने से पहले जो फौजी होते हैं उनको प्रॉपर 6 महीने साल की ट्रेनिंग दी जाती है. वो भी नॉर्मली होते हैं, और ट्रेनिंग देने से क्या होता है, उनका न्यूरो पैटर्न, उनकी फिजिकल पैटर्न चेंज होता है. तो बेसिकली ट्रेनिंग से फिजिकल बॉडी, उनकी मेंटल बॉडी, उनकी इमोशनल बॉडी, वो तीनों चीज़ों में वर्क किया जाता है और वो अपने आप को रीसेप कर लेते हैं. ठीक है, रीसेप कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं.
इसलिए मेरा केस में पार्टनरशिप के केस में हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल मनी कंट्रीब्यूशन, व्हाट आर द प्रॉफिट शेयरिंग मार्जिन, and how the thing will be overcome in the future if some challenge is there. There are certain parameters need to be considered before doing any partnership. Depend only astrology, depend on the vastu will not solve the purpose, because this is the science of probability. And जो probability science होती है, it is not acceptable in all case. जैसे आपको डॉक्टर के पास कुछ मेडिसिन लेने जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, कुछ मेडिसिन आपको रिएक्शन भी कर सकती है, कुछ मेडिसिन आपको काम भी कर सकती है। बहुत अच्छे ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो MBBS MD हैं, जो किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनकी दवाइयाँ काम करती हैं। जो MBBS MD हैं किसी और जगह पे बैठे हैं, उनकी दवाई काम नहीं करती। क्यों? अब यहाँ पे बहुत डीपर अगर जाते हैं तो मैंने देखा जो माइंड सेट का बहुत फुल है। जिस डॉक्टर के पास 20-25-30 साल का एक्सपीरियंस है, उसने लोगों को ठीक किया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे अप हो जाता है, और जो दवाई देगा उस दवाई के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी ड्राइव करता है, बंदे को हेल्थ में बेटरमेंट मिलते हैं। तो क्या जैसे डॉक्टर अपना रोल प्ले करता है, जैसे एडवोकेट रोल प्ले करता है, जैसे टीचर रोल प्ले करता है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर रोल प्ले करता है। एस्ट्रोलॉजर को केवल ये देखना, ये समझना केवल प्रेडिक्शन कर देगा, कोई सॉल्व नहीं होगा। सिंपल पर्पस, आपके मन का खलल ही पूरा कर पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजर वाला कि जो आपका राजयोग है, आपका ये है, आपका वो है, राजयोग कहाँ चला गया, घट नहीं रहा। देखो राजयोग तभी फलीभूत होगा कि आपकी दशा अंतदशा कौन सी चल रही, नंबर 1, आपके पैटर्न कौन से हैं। जैसे कोई हलवाई है, उसके बच्चे के हाथ में राजयोग है, तो ज़रूरी नहीं है वो PM CM बन जाए। वो एक हलवाई की दुकान थी, वो 3 4 5 दुकान खोल दे, दैट इज ए राजयोग। और कोई मिनिस्टर है, कोई निगम पार्षद में MLA MP कोई है, उसका राजयोग चल रहा है, तो हो सकता है CM वगैरह में पहुंच जाए। राजयोग सिचुएशन टू सिचुएशन ही डिपेंड करता है, और ये बहुत कम होता है कि जहाँ पे कोई बंदा छोटे से गांव से उठ के आया, जिसको कोई बैकग्राउंड था, वो बंदा कोई बहुत अच्छे लेवल पहुँच गया। ये केस होते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते। सत्येंद्र जी, इसमें एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब उस सेम डेट पे, सेम टाइम पे एक साथ बहुत सारे लोगों का जन्म हो सकता है ना, लेकिन फिर भी ग्रह नक्षत्र सेम होने के बाद हो सकता है दशाएं भी काफ़ी हद तक सेम हो। ये सब चीज़ें सेम होने के बाद भी एक इंसान, अगर हम बिज़नेस के तौर पर बात करें तो अंबानी या टाटा बन जाता है, और एक इंसान जो है वो एक मीडियोकर सी लाइफ जी रहा है, या एक मीडियोकर ज़िंदगी में मिडिल क्लास जॉब कर रहा है, या इस तरह की चीज़ें कर रहा है। ये कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर शॉर्ट में देना चाहूँगा, क्योंकि इस पर मेरी रिसर्च बहुत डिफरेंट हुई है। बेसिकली ये बात फैक्ट है कि एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी डेस्टिनी अलग अलग की होती है। कई एस्ट्रोलॉजर कई बार लोग क्लेम भी करते हैं, कई जगह ठीक भी होता है, कि जो आपका नक्षत्र लॉर्ड है, जैसे KP सिस्टम में लोग बोलते हैं कि नक्षत्र चेंज होता है, नक्षत्र लॉर्ड चेंज होता है, मानता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली वो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और डीपर जाता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा एलन मस्क का। एलन मस्क से ज़्यादा पढ़े लोग भी हैं, और भी लोग उसी टाइम पे पैदा हुए होंगे, और वो उन्होंने उस लेवल पे प्रोग्रेस क्यों नहीं किया। सुंदर पिचाई किस लेवल पे हैं, उसके टाइम पे बहुत लोग पैदा हुए होंगे। तो अब यहाँ पे आता है सोल, माइंड एंड बॉडी। ये सब्जेक्ट थोड़ा हटके है, इसका बिजनेस एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सोल, माइंड एंड बॉडी, बेसिकली आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी जो है वो आपके माँ बाप से आपको मिलती है।
वो उनकी बॉडी उनके माँ बाप से मिलती है। लेकिन जो देखा गया है, कई शास्त्र पढ़ेंगे, कई चीज़ पढ़ेंगे, तो बेसिकली सोल इज़ द अल्टीमेट बॉस। तो सोल एजेंडा आपका क्या रहा, आपका सोल शरीर में प्रवेश होने से पहले क्या कमिटमेंट लेके आई है, उस पर भी बहुत काम करना पड़ता है। तो पास्ट कर्मास भी इसी का हिस्सा होते हैं। लेकिन पास्ट कर्मा में जो होता है, पास्ट कर्मा आप ग्रहों से, आपकी जन्मपत्री से आप कुछ हद तक देख पाएंगे। लेकिन कितना देख पाएंगे उसके बारे में इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो अच्छे PLR एक्सपर्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, ये बहुत अच्छे हैं। इंडिया में तो मेरे ख्याल से बहुत सिलेक्टिव होंगे, 5-7-10% होंगे। वो ये भी चेक कर लेते हैं कि आप कौन से कर्मा करके आए थे और कौन से कर्मा की वजह से आपके कौन से ग्रह नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में क्या करें, जब आदमी का डेट ऑफ बर्थ सेम है, टाइम सेम है, प्लेस सेम है, तो क्या करें, तो उस ग्रह के पीछे कौन सी एनर्जी है, उस एनर्जी को टैप करना पड़ेगा। क्योंकि उस एनर्जी पे जो पावर मिल रही है, उस एनर्जी पे जो पावर है, उस पावर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो तभी आप कर पाएंगे जब हाई लेवल आपकी मेडिटेशन की फ्रिक्वेंसी हो, या आपके गुरु कोई बहुत सिद्ध गुरु हैं, उनका आशीर्वाद है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थर्ड आइज के द्वारा और अपनी सोल पावर से आपके कर्मों को समझ लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, आपका कुंभ का मेला लगा, ऑल ओवर दुनिया से कई कई लोग उसको वहाँ पे आए, तो कई लोग आए, स्नान किया। अब कई लोगों का मानना यह है कि आपका कुंभ के स्नान करने से आपका भाग्य परिवर्तन होगा। मैं मानता हूँ, होता भी है लोगों का। लेकिन आपका जो बिलीफ का लेवल है वो किस लेवल पे है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपका जो बिलीफ का लेवल है वो मैच्योर है कि अनमैच्योर है। क्योंकि अल्टीमेटली केवल किसी चीज़ को बिलीव कर लेना, मान लेना, अंधविश्वास हो जाना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कोई सक्सेस रेट नहीं दे पाएगा। जब आप किसी चीज़ को करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जब उसको ओवरकम करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये सिचुएशन आएगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, जिसको मैंने ओवरकम किया, ये रिजल्ट है। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि अगर आपको आदमी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो 2-3 चीज़ों की वजह से होता है। नंबर 1, डिवाइन ब्लेसिंग, नंबर 1। नंबर 2, उसके कोई गुरु का आशीर्वाद। नंबर 3, उसका करंट लाइफ के कुछ कर्मास, करंट लाइफ के। जैसे मैंने देखा है कई हॉरोस्कोप में, बहुत हॉरोस्कोप में राजयोग होता है, बहुत शानदार राजयोग होता है, लेकिन उसको राजयोग के फल कभी नहीं मिले। उसकी उम्र भी 50, 55, 60 हो गई, दशा आके चली भी गई। तो क्यों नहीं मिले? उसका रीज़न ये है कि उस बंदे के पास पैटर्न कौन से थे। उसको राजयोग आगे चला गया, लेकिन राजयोग आगे चला गया तो लेकिन उसको समझ नहीं थी कि राजयोग को मैं यूटिलाइज कैसे करूं। जैसे से एग्जाम्पल कि आज की जब फादर कोई काम करता है, कर्म करता है, वो फादर को सक्सेस नहीं मिलती है, कई फेलियोरिटी के बाद भी वो सक्सेस नहीं होता है। तो ज़्यादातर हमारे इंडियन के जो पेरेंट्स हैं, जो वो खुद नहीं कर पाते, तो बच्चे से बोलते हैं बेटा जब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, पीछे से बनना है। और ये देखा गया है कई हद तक केसेस में, मोर देन 70-80% वी कैन से, कि फादर का जो फेलियोरिटी है वो बच्चे का सक्सेस बन जाता है। अच्छा। क्यों? इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पे कई बुक्स ऐसी हैं मार्केट में जिसमें ये दिया गया कि फादर ने सोचा था, फादर नहीं बन पाए, तो फैमिली इशू, फैमिली चैलेंजेस, व्हाटएवर, लेकिन बच्चे के अंदर जो भाव आया, फादर ने बोला उससे बच्चे में ये करना है, तो बच्चा उस फील्ड में सक्सेस हो जाता है। और इस पर कभी और चर्चा करेंगे, हमारा DNA पैटर्न कैसे चेंज होता है, हमारा माइंड पैटर्न कैसे चेंज होता है, हमारी हीलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे कर्मों को कैसे लोग रिलीज़ कर सकते हैं, काट सकते हैं, थ्रू द डिफरेंट मेडिटेशन, थ्रू द अनुष्ठान, थ्रू द यज्ञ। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली इसमें बात करते हैं कि बिजनेस एस्ट्रोलॉजी का एरिया ऐसा है
कि जिसमें काम होना चाहिए, क्योंकि केवल एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विल नॉट सॉल्व द पर्पस, कि बिजनेस के जो पैरामीटर हैं, जो वीक एरिया हैं बिजनेस के, वो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बिजनेस का आपका टोटल क्या माइंडसेट है, बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट माइंडसेट क्या है बिजनेस को लेके, मार्केट में उसकी डिमांड है भी कि नहीं है, आपका जो ट्रेंड है, आपका जो सर्विस है या प्रोडक्ट है, उसका ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, उन सबको स्टडी करने के बाद तब एस्ट्रोलॉजी जाना चाहिए। केवल एस्ट्रोलॉजी में जाके कैलकुलेट करना, ये मुझे लगता नहीं है ये कोई बहुत एक सजेस्टिव टर्म है, और या इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। बिफोर गिविंग द कंसल्टेंसी टू द बिजनेस, you have to need to understand the system and the process of the organization and the mindset of the business owner. Then only he can suggest remedy based on the astrology. Otherwise, system and process needs to be improved first, then astrology help required. तो सत्येंद्र जी, आपने अभी बुक्स के बारे में बात करी, और आपकी एक बुक है ये थॉट्स मैनेजमेंट नीड टू डिस्कस। एंड क्योंकि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, आपने जो चार्टेड अकाउंटेंट के पढ़ने वाले जो बच्चे रहे हैं, आपने उनको, आप लेक्चर्स देते हैं, आप उनको बताते हैं कि अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, या बिज़नेस फील्ड में आप लोगों के साथ जब भी आप उन्हें कंसल्टेशन देते हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो बुक है थॉट्स मैनेजमेंट नीड टू डिस्कस, ये एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं अपना फोकस चेंज करना चाहूँगा। एक बहुत पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी, सुनी थी, योर लाइफ मूव टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द वर्ड यू यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। थॉट्स, जो मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज़ आई है कि अल्टीमेटली थॉट्स आर द बैकबोन ऑफ योर लाइफ। कैसे? क्योंकि सबसे पहले अगर आपके थॉट के अंदर ताकत है तो आप अपनी डेस्टिनी को सेव कर लेंगे। और दूसरा चीज़ मैंने ये और देखी है, कोई भी चीज़, कोई भी एक थॉट लेके, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि थॉट के ऊपर काम करके अब जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक और है बुक्स, विचार नियम तीसरा आयाम, सरस्वती का है, बहुत अच्छी बुक है। विवेकानंद की है शक्तिशाली विचार, और थॉट्स के ऊपर कई बुक्स हैं। ये बुक का लिखने का पर्पज़ ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस लिए, और बाद में मुझे समझ में आया कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ को जो ड्राइव कर रही है ना, आपके विचार ही हैं, आपके थॉट ही हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ द थॉट्स, अगर आपके थॉट में पावर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, पॉजिटिवनेस नहीं है, तो ये आपकी लाइफ को हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा मैंने एक चीज़ और देखी, जब मैं व्हेन आई लिंक द थॉट्स विद द स्टार्स, कई ग्रह ऐसे होते हैं जब उनकी दशा अंतशा आती है तो सबसे पहले आपके थॉट चेंज होते हैं, सबसे पहले आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। आप कुछ कर रहे होते हो, अचानक कुछ और करने लगते हो, तो थॉट की जो फ्रिक्वेंसी है तो वो बहुत मैटर करती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो मेमोरी बैंक है, ये काम करता है थॉट की फ्रिक्वेंसी से। और मैंने एक साथ वीडियो बनाया भी था, बहुत पहले, हो गए साल, 1.5 साल, 2 साल, डेस्टिनी ऑफ थॉट्स। हर एक विचार का अपना एक भविष्य होता है। समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने उसको बोला था, हर एक विचार का अपना एक भविष्य होता है। से एग्जाम्पल, आपकी उम्र 20-21 साल की है, आपको विचार आया कि मुझे IAS करना है, और इतना फर्म था वो थॉट, इतना फायरी था कि उस विचार ने आपसे मेहनत करा ली। मतलब उस विचार ने आपको रात रात भर जगह जगह के आपसे मेहनत करा ली। और जो विचार है, मेरी नज़र में विचार इतना पावरफुल चीज़ है, विचार की जो एनर्जी से इतनी पावरफुल है, अगर आपने इसको समझ लिया, जीवन में आप कोई भी गोल बना लो, जो भी आप गोल बनाएं, वो उसमें आप विचारों की एनर्जी डाल दो,
और मैंने तो ऐसे मिरेकल देखे अपनी लाइफ में कि विचारों की एनर्जी डाल के आपके गोल में भी एनर्जी आने लगती है। सी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपने आईएएस तैयारी करने गए किया, तो आपने दिल्ली में या कहीं पे भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आप तैयारी कर लो। अगर आपके अंदर फायर नहीं है तो पहला आप अटेम्प्ट देंगे, हिट एंड ट्राई करोगे, ठीक है। वो हिट एंड ट्राई का वो आपको माइंड को सेव करता है कि वेदर आई कैन सक्सेस इन द सेकंड टाइम और थर्ड अटेम्प्ट। तो मेरा मानना यह है कि विचार अगर अपने गोल के साथ मर्ज कर दिए जाए, वॉट एवर योर ड्रीम, वॉट एवर योर गोल, इफ़ यू मर्ज योर थॉट विद योर गोल, then your success rate will be high. But the question here is only one point I would like to add. First is your goal, second relevant thought, third energy on thought. So it will manifest your desire or goal. Now point here is, then what is the role? If the thought role is so high, what is the role of the astrology? Suppose if your mind does not have so much power to give the energy to your thought, then what is the remedies, what to do next? Then repetition and the visualization is the key. You visualize your goal, repeat, give the affirmation before sleep at night, after wake up, and 2-3 times in a day. It will trigger in your mind. So basically this is the power of thought. In such cases, I just tell you so many some pointers. Can you show me the book? I have given some index. If we go through the index, I just recommend every person who is passionate about to achieve his or her goal should purchase this book from the Amazon. Thoughts Management by Satyendra Srivastava. I just point out certain chapter. In first chapter, I talk about the background about thoughts management. What is the background about the thoughts management? What need to understand for the thoughts? This is some few pages I have given. Understand the source of the thought. आपके थॉट आ कहाँ से रहे हैं? आपके जो संस्कार हैं वहाँ से थॉट आ रहे हैं, आपकी जो एजुकेशन है वहाँ से आ रहे हैं, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ से आ रहे हैं, आपका जो फैमिली है वहाँ से आ रहे हैं, आपके जो इन्वायरमेंट है वहाँ से आ रहे हैं। किस सोर्स से आपके थॉट? तो लेकिन ये भी बोला जाता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, स्पेशली राहु के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं हिलाता है या आपको उन थॉट्स की तरफ ज़्यादा लेके जाता है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिसिंग एरियाज़ होते हैं या जो एरियाज़ आपके अंदर डिज़ायर पैदा करते हैं, वहाँ राहु आपको लेके जाता है। तो क्या वो भी हमारे थॉट्स मैनेजमेंट का हिस्सा होता है? देखो बेसिकली क्या है कि अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राहु क्या है? राहु चेंज योर थॉट फ्रीक्वेंसी। राहु की दशा अंतशा आती है तो उस टाइम पे कोई ना कोई आपको कन्फ्यूजन होगा, कोई ना कोई तो आपके थॉट चेंज होंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल द राहु एनर्जी? कंसल्ट विद द गुड एस्ट्रोलॉजर, आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज द पीरियड, एंड दैट पीरियड जस्ट हायर ए कोच और टीचर और मेंटर कि इफ़ आई डेविएट फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, प्लीज़ गाइड मी, कोच मी। बिकॉज राहु को कंट्रोल कौन करता है? टीचर। टीचर इन द सेंस क्या? माँ सरस्वती। अगर राहु को ज्ञान के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, अब जैसे कि इसमें बहुत कम लोग इसको फोकस करते हैं। राहु को कंट्रोल कैसे होगा? ज्ञान से, मतलब माँ सरस्वती। अब माँ सरस्वती राहु की एनर्जी को बैलेंस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको लाइफ में कन्फ्यूजन हो, चैलेंजेस हो, राहु की दशा अंतशा है, इमीडिएटली हायर अ टीचर, ट्रेनर, कोच or mentor, whatever. You just discuss your problem and
your teacher, your coach, your mentor will handle your brain frequency, which is going to be changed by the Rahu Dasa Antasa. The best remedy is a teacher, coach, mentor. ये कहीं बुक में दिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है. सोर्स ऑफ थॉट, अब फूड ऑफ योर थॉट, जिससे बेसिकली क्या है, आप वट एवर यू आर डूइंग, वट यू थिंकिंग, फूड ऑफ थॉट. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड थॉट. आप यहाँ से गए बॉम्बे, यहाँ से बॉम्बे गए तो बॉम्बे में आप क्या क्या घूमोगे, अगर वो आपने पॉइंटर बना लिया, डिसाइड कर लिया, तो 2 दिन आप बॉम्बे रुकेंगे तब घूम घाम के आ जाएंगे. आप ट्रेन से उतरे, अचानक होटल पहुंच गए, अचानक फिर कहीं घूमने लगे, तो जो अनस्ट्रक्चर है वो आपको पैनिक कर देगा. अगर आप स्ट्रक्चर करके जाओगे तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय भी करोगे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करोगे. व्हाट एवर द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, आपको पता है कि मेरी दशा अंतशा आने वाली है, तो मैं किस एरिया में ज़्यादा काम करूं और किस एरिया में कम करूं. अगर आप इसको स्ट्रक्चर कर लोगे तो ग्रह आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा. बट सत्येंद्र जी, जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप फ्लो में चलिए, मतलब जो फ्लो आपका चल रहा है, चाहे वो किसी भी स्फेयर में हो. कुछ लोग होते हैं कि घूमने गए हैं, ठीक है देखा जाएगा, जो होगा वो करते हैं. लाइफ में स्ट्रगल्स है, ओके फाइन, लेट्स गो विद द फ्लो. ये वाला जो अप्रोच होता है, ये किस हद तक आपको इम्पैक्ट करता है? देखो, बेसिकली फ्लो में जाते जाइए. अब लोग कहते हैं जो तेरे भाग में लिखा है वो मिलेगा, जो तेरे में बगैर नहीं है नहीं मिलेगा. सब कुछ भगवान पे छोड़ दो. मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा. एक हाथी के ऊपर महावत बैठा था, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, तो महावत ने बोला सामने से हट जाओ, हाथी कुचल देगा. बोला नहीं नहीं, मैं तो, मेरा ईश्वर है, वो तो सब कुछ रक्षा करेगा, जब कुछ उसके हाथ में ही है. तो 3-4 बार उसने बोला हट जाओ, सामने से हाथी मार देगा, तो मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. बोला नहीं, मेरा जो ईश्वर है, मेरा इष्ट है, वही करेगा कृपा. तो हाथी पास में आया, हाथी ने किक मारा, आदमी की हड्डी पसी टूट के गिर गया. अब वो ये बोले कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, इष्ट को मानता हूँ, और जिस ईश्वर ने, इष्ट ने हाथी को बुद्धि दी और महावत को भी बुद्धि दी और तुमको भी बुद्धि दी, तो तुम्हारी बुद्धि सबसे पहले अपने सेफ्टी में आना चाहिए ना. अब ईश्वर पे बिलीव करो, मैं नहीं बोलता ईश्वर बिलीव मत, ईश्वर पे बिलीव करो, लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकते आप, क्योंकि आप इस संसार में आए हैं तो आपको कर्म, डिजाइन कर्म तो करना पड़ेंगे. ईश्वर तो क्या है कि आपको शक्ति देता है. जब भी आप डाउन हैं, जब भी डिप्रेस हैं या डिमोटिवेट हैं, ईश्वर का आराधना से, ईश्वर के ध्यान से आपके अंदर एक नई ऊर्जा संचालित होती है. तो ये हर चीज़ ये ना हो कैजुअल पर, जो कैजुअल पर जो होगा देखा जाएगा, नहीं. कई लोगों ने बहुत मोटे लॉस किए अपने इस चक्कर में, जो होगा देखा जाएगा. इसी हमें से बोलते हैं पिछले टाइम पे, कुछ सालों, 100-150 साल पहले, 200 पहले आपके गुरु होते थे. इसलिए मैं बोलता हूँ आज की डेट में हर एक बंदे का एक मेंटर और कोच होना चाहिए. हर एक बंदे का मेंटर और कोच होना चाहिए, क्योंकि मेंटर और कोच है ना, आपकी लाइफ को रीडिजाइन, रीसेप कर सकते हैं. तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं जिसमें बोलता हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट किया जाए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर थॉट से, तो वो अलाइनमेंट ऑफ द स्टार्स की पोजीशन पे आ सकते हो. सत्येंद्र जी, एक चीज़ आपने मेंशन करी थी अभी कि जो कई लोगों को आपने देखा है जो लॉसेस बहुत ज़्यादा बियर करते हैं. ऑब्वियसली आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, गिरे उठे और कई बार उठने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है. ऐसे केसेस में जब लोगों को अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आप उन्हें किस तरह की चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को वो स्ट्रॉन्ग रख सकें, या अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसको चेंज करें, या तरीक़ों को चेंज करें? ये क्या एक पूरा का पूरा सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मैं पहले उनके पैटर्न को अंडरस्टैंड करता हूँ. ओके. कि आपका जो बिजनेस का चैलेंज कब से है, पहले पैटर्न अंडरस्टैंड करता हूँ. फिर वो देखता हूँ कि आपके बिजनेस में आपका असेट लायबिलिटी का रेशियो क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है. कहीं की लाइफ में आपके चैलेंज हो सकता है आप डिफॉल्टर हों ड्यू टू नॉट सबमिटिंग द EMI. आपके हो सकता है फाइनेंशियल ब्लॉकेज ऐसे हों
कि आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि आपने लोन तो लिया लेकिन किस्त नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई साहब बताओ आपकी जो किस्त जारी है क्या इस किस्त को मिनिमाइज किया जा सकता है। अभी मेरे पास पिछले महीने पहले 1.5 महीने पहले केस आया था, बहुत मोटी EMI थी, बहुत मोटा लोन था, तो डिफ़ॉल्टर था। तो मैंने बोला थोड़ा बैंक से बात करके तो इसको अपनी EMI को कम कराओ। कहते वो बैंक वाला रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमने बैंक वाला रिस्पॉन्स क्यों नहीं करेगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, एप्लीकेशन दीजिए, प्रॉपर दीजिए, वो थोड़ा सा उनको डिफ़र करिए, कुछ पैसे अमाउंट सबमिट करिए। और आप जितना ज़्यादा आप महीने डिफ़ॉल्ट होते जाएंगे तो आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो जाएगा। तो बाद में उसने बात की तो 2-3 बार मीटिंग में लगा कि हाँ उससे रिलैक्सेशन मिला। तो बेसिकली कौन सी चीज़ आपको माइंड को डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, पहले उसका रूट कॉज पकड़ लो कि आपका बिजनेस में चैलेंज ज़्यादा क्यों आ रहा है, कि आपकी लायबिलिटी हाई तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो कई बार लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी लेके आ जाती है, बिकॉज दे वो जो है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाते, देन लाइफ एंडिंग उनको ज़्यादा इजी लगता है। इसी बोलते कोच और मेंटर होना जरूरी है। इवन द कोच एंड मेंटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पेरेंट्स, राइट, बिकॉज कोच और मेंटर नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम, राइट। तो मैं बोला कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो क्यों हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड करो। क्या आपका लोन की लायबिलिटी या लोन के डिफॉल्टर आप हैं, EMI नहीं दे पा रहे, पहले उसको प्लग इन करें, नंबर 1। दूसरा, आपका कस्टमर एक्विजिशन नहीं है ठीक, आपके क्लाइंट नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो पहले देखो आपकी मार्केटिंग टीम कितनी स्ट्रांग है। तीसरा कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा, तो जो उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज करिए, मॉडिफाई करिए। उसके बाद फिर क्या है कि आपका जो अदर चैलेंजेस हैं, अगर आपके नॉन चैलेंजेस हैं देन यू कैन प्लग इन और इसको रिमूव कर सकते हैं। कई बार चैलेंज ऐसे होते हैं जो हिडन चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि एक बार 2-3 केस मेरे पास ऐसे आए कि सत्यन मेरा मन नहीं था किसी को पैसे देने का, लेकिन मैंने दे दिया और वो डूब गए और हैंडसम अमाउंट थी। तो मैंने कहा सो मी योर हॉरोस्कोप, देखा उस हॉरोस्कोप में जो स्टार्स की पोजीशन थी उसकी वजह से लॉस ऑफ मनी। तो मैंने कहा वाई यू आर नॉट कंसल्ट विद द एस्ट्रोलॉजर बिफोर स्टार्टिंग द ड्यूरेशन, कैन नोबडी गाइड मी। देन आई आस्क हु इज योर टीचर, मेंटर, कोच, नोबडी, क्या जरूरत है, मैं खुद ही डिसीजन लेता हूँ खुद को। हमने आपने डिसीजन लिया ना तो अपने बिजनेस में डाउन कर लिया, ठीक है। तो मेरा पॉइंट जो हमेशा जो होता है कि आपकी लाइफ में कोच मेंटर होना चाहिए, और आपको किसी भी बिजनेस मैन के चैलेंज को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देना कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्लाइंट आता है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे चैलेंजेस क्या है, गिव मी योर चैलेंजेस, राइट डाउन योर चैलेंजेस इन सम पॉइंट, 1 2 3 4 5। आपके प्रोडक्शन का चैलेंज है, आपका लोन का चैलेंजेस है, आपके वर्कर का चैलेंज है, आपके प्रोडक्ट का चैलेंज है, आपका क्लाइंट एक्विजिशन का चैलेंज है, आपका रिकवरी का क्या चैलेंज है, और क्या चैलेंज आप हैंडल कर सकते हो और क्या चैलेंज आपका कोच हैंडल कर सकता है। तब मैं बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की। और केवल पत्री देख के बताना तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी कई लोगों दिखा चुका है। तो सत्येंद्र जी, इसमें अगर हम एक चीज़ और बात करें कि जैसे मान लीजिए जो भी लोग नए तौर पर बिजनेस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्टअप हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करना चाहिए, या उन्हें अपने थॉट्स पे, अपने प्लैनेट्स पे किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो बेसिकली मैं बताऊँ फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई भी स्टार्टअप हो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करे हु विल बी माई बिजनेस कोच, नंबर 1। भले उसको कुछ अमाउंट खर्च होगी, लेकिन वो अमाउंट उससे बहुत कम होगी जो बिजनेस में लगा के वो डूब चुका होगा। आज के डेट में अच्छा टीचर, अच्छे गुरु के बिना आप कोई काम करते हैं तो ये मान के चलो आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है तो वेल एंड गुड, नहीं फेवर में हुए तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या है। तो हर साल, हर 2-3 साल में मुझे जो अभी आई एम नॉट श्योर कि वो डाटा के बेसिस पे मोर देन 50% 60% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों?
because their mind is not well trained, they are not experienced. और जो एक्सपीरियंस आदमी नहीं होगा तो वो तो एक छोटे बच्चे के हाथ में आप चाकू दे दो, जिसको जो 6 महीने साल 2 साल का है, वो सबसे पहले अपनी को चोट मार लेगा। एक बंदा जो समझदार है उसके हाथ में दोगे तो वो सेव कर लेगा। तो बेसिकली आप कौन सी नॉलेज किस लेवल के बंदे को दे रहे हो और उससे क्या मिलेगा, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, केवल ग्रहों के नक्षत्र के बेसिस में बैठे रहने से क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो मैं तो एक फन बिलीवर हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरा शौक़ रहा है, मेरा पैशन रहा है। और ये मेरा शौक़ मेरा पैशन क्यों हुआ, क्योंकि मैं खुद काफ़ी सालों तक एस्ट्रोलॉजी चक्कर लगाया, काफ़ी सालों तक एस्ट्रोलॉजी चक्कर लगाया। और मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मैंने कहा अब मैं इसको खुद ही सीख लेता हूँ कि बहुत भाव के थक चुका हूँ। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी गुड साइंस, बट द पॉइंट है हाउ यू आर हैंडलिंग इट। क्योंकि आपने मर्सिडीज़ बेंज अपने पास घर पे लाके रख दी और आप मारुति 800 के ओनर रहे, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वो मर्सिडीज़ को हम कैसे किस रास्ते पे लेके जाएं, गड्ढे बचा के जाएं। तो अगर आपने लर्निंग कर लिया तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा साइंस है। अगर समझदारी से अंडरस्टैंडिंग करके आप इस फील्ड की हेल्प लोगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल कर देगा। तो इसमें सत्येंद्र जी हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ कंसल्टेशन लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सही कंसल्टेशन लेना और सही इंसान से कंसल्टेशन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डायग्नोस टेस्टिंग होगी ना बाबा। आप ये देखो, कोई भी बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर बोलता है ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, मेडिसिन देता है। बंदा नहीं ठीक हो तो वे बड़े डॉक्टर में पास जाता है, एम्स में जाता है। कुछ ऐसे ऐसे केस आपको मिल जाएंगे कि बड़े डॉक्टर के पास जाके, बड़े हॉस्पिटल जाके भी लोग जब ठीक नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराया, माँ गायत्री का अनुष्ठान कराया, कई अनुष्ठान कराए ताकि उसकी लाइफ में चैलेंज था बाहर आ गए। वो कई लोग नहीं आ पाते, कई लोग आ जाते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये होता है किस लेवल की एनर्जी उसको मिली। अब हम इसको बोलते हैं द क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, जो बहुत बड़ा साइंस है। इसमें आई एम वर्किंग ऑन इट कि कैसे आपके माँ बाप के संकल्प के द्वारा बच्चे की लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। बच्चे के हेल्थ में कुछ चैलेंज है, बच्चे कुछ है। अब आप सिंपल एक से सोचिए, जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, माँ टेंपल जाती है, माँ बाप टेंपल जाते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं या नारियल बांधते हैं, धागा बांधते हैं और उनका बच्चा पास हो जाता है। उन्हें ये डाउट था, बच्चे को भी डाउट था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, क्यों पास हो जाता है? इट्स ए डिवाइन ब्लेसिंग एंड डिवाइन एनर्जी जो पेरेंट्स के थ्रू हमें मिली। यस, ओके। इसी बोलते हैं कि जब माँ बाप को लगता है कि यार इस मंदिर में जाके मेरे बच्चे का ये निकला वो निकला, जो उनका बिलीफ और बढ़ता जाता है। कई बार मेरे पास ऐसे केस देखे हैं जो 3 जनरेशन से किसी की देवी को, किसी देवता को मानते हैं और उनके फैमिली में बहुत अच्छी खासी खुशी का माहौल है, बहुत ग्रोथ है। क्यों? मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि फादर का, मदर का डीएनए पैटर्न बच्चे के अंदर आता है और उस डीएनए की जो अपनी मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी बच्चे को हेल्प करती है, गाइड करती है। अगर कोई भी ईश्वर है जिसके आप जाते हो मंदिर में, देव या देवी है, उसके मंदिर जाते हो, जैसे आप मत्था टेकते हो तो वहाँ की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी की एनर्जी से अलाइन होती है। बॉडी में जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज वहाँ से धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो क्यों कुंभ में आज के में 40-50-60 करोड़ लोग नहा के आए हैं या नहाने गए थे? क्यों? ये बिलीव भी है, प्रैक्टिकल प्रूफ भी किया गया है लोगों ने कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र पे स्नान करने से, उस दिन पे जो खास है स्नान करने से आपके कई ग्रह कंट्रोल होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको राहु का कोई डिस्टर्बेंस दे रहा है, राहु डिस्टर्ब कर रहा है, तो गंगा में जितना आप स्नान करोगे तो राहु की एनर्जी उतना डिल्यूट होगी, उतना मिनिमाइज होगी। ओह अच्छा। यस। और आप सिंपल आप देखो, ये सब रेमेडीज़ का बहुत पार्ट है। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा है कि जो राहु की एनर्जी है और शनि की एनर्जी है,
ये वाकई में लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये एक डिसाइड किया, मैंने एक अंडरस्टैंड किया कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक कोच, एक मेंटर होना चाहिए। और बेटर होगा जो बिजनेसमैन हैं उनकी लाइफ में वो कोच, वो मेंटर हो जिसको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का ज्ञान भी हो और बिजनेस का भी ज्ञान हो कि बिजनेस रन कैसे होता है, बिजनेस सिस्टम कैसे चलता है, प्रोसेस कैसे है, सिस्टम एंड प्रोसेस और बिजनेस का ज्ञान हो, प्लस उसको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का भी ज्ञान हो, ताकि वो कोच उसको प्रॉपर गाइड कर पाएगा। क्योंकि आपकी बिजनेस में कोई मोटा लॉस हुआ, उससे बेटर होगा कि आप कोच को हायर करके उसकी गाइडेंस पे काम कर लो। आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन कोच को हायर क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि मेरी थिंकिंग पैटर्न, मेरी कैपेबिलिटी की लिमिट इतनी है, इससे ऊपर मेरी नहीं है, तो मैं ऊपर जिसकी है उसको हायर कर लेता हूँ। राइट। तो बड़े बड़े कोच हमारे इंडिया में, फॉरेन में भी हैं जो बिजनेस कोच है। एक भी कोच में भी कही है, बिजनेस कोच है, आपका माइंड कोच है, आपका हेल्थ कोच है, आपका कैरियर कोच है, आपका मनी कोच है, बहुत डिफरेंट है। तो आज की डेट में क्या लोग इतने कोच आ गए तो मुझे समझ में नहीं आता सही कौन है, गलत कौन सा है, किससे कंसल्ट करूँ, किससे नहीं कंसल्ट करूँ। अब इस कंक्लूड करते हुए जो बुक्स को मैं जो बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा, ये बुक आपकी थॉट मैनेजमेंट की बुक है। ये बुक हर एक को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस बुक में मैंने सबको दिया स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर थॉट, ट्रेनिंग टू योर थॉट। अपने थॉट को ट्रेनिंग कैसे देना है, हाउ टू ट्रेन योर थॉट। योर थॉट इज जस्ट लाइक ए बेबी। जैसे बेबी को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी थॉट को ट्रेनिंग दोगे तो थॉट आपके अकॉर्डिंगली चलेगा, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर एस्ट्रल इम्पैक्ट ऑफ थॉट, आपके जो एंसेस्ट्रल जो दादा परदादा हैं उनकी जो कर्मा के जो इम्पैक्ट हैं वो आपके थॉट में कैसे आएंगे, वो भी इसमें मैंने दिया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस में इम्पैक्ट कैसे होगा थॉट का, तो बेसिकली ये कुछ चैप्टर मैंने इसमें दिए हैं और इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वाकई में बहुत डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होगी। इस बुक को लिखने में मुझे 8-8.5 महीने लगे और मैं धन्यवाद देता हूँ उस डिवाइन का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं बुक लिख पाऊँ। हम ये कह सकते हैं कि आपके 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो इस किताब में बसा हुआ है। 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसका मेजर पार्ट इस किताब के अंदर है। ठीक है, तो सत्येंद्र जी, आई एम श्योर कि ये किताब पढ़ने के बाद लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। स्पेशली वो लोग जो भी लाइफ में नया कुछ करना चाहते हैं, वो थॉट्स अपने पास रखते हैं लेकिन वो थॉट्स कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं हो पाते हैं। yes. उन्हें ये हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। बेसिकली इसमें हमने चैप्टर 144 में लिखा था, टूल एंड टेक्निक फॉर थॉट्स मैनेजमेंट। थॉट्स को मैनेज करने के लिए क्या टूल होंगे, क्या टेक्निक होगी, उसमें एक पार्ट मैंने दिया था मेडिटेशन। एक पार्ट मेडिटेशन, दूसरा मैंने डाला है ब्रीदिंग, तीसरा मैंने डाला जनरलाइजेशन। आप जनरलाइज करिए, लिखिए। तो इस टाइप के कुछ मैंने टूल एंड टेक्निक डाले हैं कि, और फिर एक है हीलिंग। तो कैसे, क्योंकि बेसिकली थॉट्स इज जस्ट लाइक ए बेबी, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग हुई है, थॉट इज जस्ट लाइक ए बेबी, यू हैव टू टेक केयर प्रॉपरली, यू हैव टू गिव ट्रेनिंग, फीडिंग, ट्रेनिंग भी दो, फीडिंग भी दो, और उसको मॉनिटर भी करो, उसको नरिशमेंट भी दो, तब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और जिस दिन भी आपका थॉट मैच्योर हो जाता है, मतलब थॉट की उम्र हो जाती है, चाहे वो थॉट 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे साल का हो, चाहे 2 साल का हो। जैसे बच्चा होता है ना, 3-6 महीने को समझ में नहीं आता, जैसे 6 महीने से ऊपर बैठता है तो वो अंडरस्टैंडिंग समझ जाता है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को पहचानने लगता है। ऐसी थॉट क्या करता है, जो सेम फ्रिक्वेंसी वाला थॉट को वो अट्रैक्ट करता है। जब आप न्यूरो पाथवे में, न्यूरो साइंस में और जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी थॉट की पावर क्या है। और 2 चीज़ पैरामीटर मैंने अंडरस्टैंड किया, थॉट्स एंड इमोशन। थॉट्स कंट्रोल द माइंड एंड इमोशन कंट्रोल योर हार्ट। इफ योर हार्ट एंड माइंड join together, then you can grow in your life.
वैसे भी मेडिकली तो ये बोला भी जाता है ना कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि अगर आप चीज़ों को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैसी चीज़ों को आपके सामने क्रिएट कर देता है। तो काइंड ऑफ जो मुझे अभी तक पूरे पॉडकास्ट में समझ में आया है, जो आपने भी बार बार बोला है कि थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसी चीज़ें हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हम अपने कर्माज में करते हैं और वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अलाइन करते जाते हैं। कहीं ना कहीं हम एक पाथ ढूंढते जाते हैं कि ओके मुझे उस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो मुझे ये माइलस्टोन कवर करने हैं। ये इस पूरे के पूरे थॉट और प्रोसेस का इसमें भी रहता है। लास्ट में ये बताता हूँ, कई बार कई लोग क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि जो मैं बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, स्टार्स मेडिटेशन, जो उस ग्रह का जो मैं प्रोसेस बताऊँगा, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, तो ग्रह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी अब काफ़ी हद तक आपकी लाइफ से दूर हो सकता है। ये मैंने आजमाया है, बेसिकली आजमाया है, क्योंकि मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आई एम ए रिसर्च माइंडसेट। मैं कोई भी चीज़ जब तक घटित नहीं होती, जब तक मेरे साथ प्रूव नहीं होती, मैं उसको केवल उस लेवल पे फाइनल नहीं मानता जिस लेवल पे वो चीज़ बोली जाती है, लिखी गई है। ये ओवरऑल मेरी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और कोई आपको क्वेश्चन लगता है बताओ। सत्येंद्र जी, बस एक आखिरी चीज़ जो आप अपने दर्शकों के लिए कहना चाहें, एक आखिरी टिप जो आप उनको देना चाहें, क्योंकि वैसे तो आपने थॉट्स को लेकर काफ़ी कुछ कह दिया है, आपने सोल को लेकर, माइंड को लेकर, बॉडी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें कह दी हैं, प्लस बिजनेस एक्यूमेंट कैसा होना चाहिए एक इंसान का, वो आपने हमें काफ़ी कुछ बताया। एक आखिरी टिप जो दर्शकों को आप देना चाहें। दर्शक किस टाइप के दर्शक को बता देना चाहूँ? जो भी लोग बिजनेस में आगे अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, सक्सेस जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दर्शकों से। सबसे पहले एक हफ्ते एक कॉपी लें, एक पेन लें, और सुबह से लेकर रात तक जो भी थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको प्रॉपरली आवर टू आवर लिख सकते हैं, हर घंटे के थॉट लिख सकते हैं, लिख लें। एक हफ्ते लिखें और एक हफ्ते बाद ये देखें कौन से थॉट रिपीट हो रहे हैं, और जो थॉट आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेरा मानना यह है कि वही थॉट आपकी लाइफ को, आपकी प्रोग्रेस को डाउन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक जनरलाइजेशन करें, आप राइटिंग करें एक हफ्ते तक, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें रात में सोने से पहले, कम से कम 5 मिनट। और जो भी आपके दिल के अंदर है अपने इष्ट को बता दो। इसमें मैंने ये देखा है, विदिन 3 वीक्स आपको गाइडेंस आ जाती है कि डू दिस थिंग, कि इष्ट से रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद करें। और तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि आप शिवालय जाएं, भगवान शिव का कोई पुराना मंदिर है वहाँ जाएं, और उस मंदिर में केवल एक अभिषेक करना शुरू कर दें अपने हाथों से। उससे दूध जल का अभिषेक करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, आपका न्यूरो पैटर्न है ना वो अलाइन होंगे, डिवाइन एनर्जी के साथ। हाँ, न्यूरो पैटर्न अलाइन होंगे, क्योंकि अगर पुराना शिवलिंग होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जो उस शिवलिंग का है वो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड से अलाइन होके मुझे सेटल डाउन करेगा। ये तो मैंने लाइफ में आजमाया हुआ है। तो जिसको बहुत ज़्यादा चैलेंज है वो करिए। और मैं फिर बोलना चाहूँगा, बिजनेसमैन के लिए आपके पास कोच, मेंटर होना चाहिए। आप एक साथ जंप करके मत कूदो, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपके डूबने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप पहले नाव पे उतरिए, उसके बाद धीरे धीरे गहराई नापिए, उसके बाद कोच के संपर्क में रहिए, फिर बिजनेस को और डीपर करो। और जो जॉब वाले में है, जॉब में आप कोई भी जॉब में अगर चैलेंज आता है तो उसको अपने दिमाग में ना है भर के हैवी करके आप उसको कहीं पैड में, कॉपी में रख दें। और जो चैलेंज है उसको केवल अगर पॉसिबल है तो जो भी आपका इष्ट है उसका टेम्पल है, तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको कागज़ में लिख के अपने इष्ट का जो टेम्पल है, पुराना मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे उनकी चरणों में रख दो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे गाइडेंस दो। कुछ फूल, कुछ प्रसाद रख के हाथ जोड़ के आप केवल हफ्ते में एक बार भी करोगे, या अगर रोज़ कर सकते हो रोज़ करो, तो आपको
15 दिन से महीने के अंदर आपको रिजल्ट गारंटी दिखाई देगी। ये आजमाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये सब मैंने आपको बताया जो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगना नहीं है। लेकिन घूम फिर के मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लाइफ में अगर कोई चैलेंज में है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मत लो। आप अपने कोच से, अपने मेंटर से डिस्कस करके तब कोई डिसीजन लेना, वरना डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो यही मेरा कहना था। तो सत्येंद्र जी, जो भी आज आपने हमारे दर्शकों को बताया और आपकी बातों में गुरु को जितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, शायद यही एक रीज़न है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो आपकी बातों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, मुझे लगता है कि जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी लोग लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, उन्हें लाइफ में एक टीचर, एक मेंटोर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करता है। आपके इतने सारे थॉटफुल आइडियाज़ के लिए, थॉटफुल सजेशंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। थैंक यू सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें